That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जुल्म क्या है? जुल्म ये नहीं है कि किसी को आप कत्ल कर दें और कहें कि जनाब बहुत जुल्म हो गया। जुल्म ये है कि किसी चीज को उसका असल मकाम ना दिया जाए। मिसाल के तौर पर जूती को पांव में पहना जाता है और पगड़ी को सर पे रखा जाता है। अगर आप जूती को उतार कर सर पे रख लें और पगड़ी को पांव में, तो जुल्म शुरू हो जाएगा। यानी किसी चीज को उसका असल मकाम ना देना, किसी शख्स को उसकी हैसियत के मुताबिक जो है वो लकब ना देना, पहचान ना देना। इमरान खान, जिसके पास इस कौम की रहबरी होनी चाहिए थी, आपने इसे इक्तदार से अलग करके सड़कों पर धकेल दिया और वो इस कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। और दूसरी तरफ जिस शख्स को जेल में होना चाहिए था, वो इस कौम का लीडर बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहा है। व्यूअर्स, मैं आमतौर पर पर्सनल गुफ्तगू नहीं करता। एक इंटरनेशनल कॉमेडी शो में जो मैं बाकायदगी से देखता हूं, और द टुनाइट शो विद जिमी फैलन, इस प्रोग्राम में एक जुमला कहा गया, दिस मैन इज द लीडर ऑफ 220 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस जुमले पर मुझे इतराज है और मैंने जरूरी समझा कि प्रोग्राम का आगाज ही आज हम इससे करेंगे। और लेट मी पुट दिस स्ट्रेट फॉर जिमी, दिस मैन इज नॉट द लीडर ऑफ 220 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान, but he is the clown imposed on the people of Pakistan by your government as a result of regime change. आप ये हमें मत कहें कि ये हमारा लीडर है, बल्कि ये आपकी regime change की एक बाय प्रोडक्ट है। और व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं आज की अहम खबरों के हवाले से। कप्तान की पहली डेडलाइन 48 घंटे मुकम्मल, चारों तरफ से पैगामात। ख्वाजा आसिफ, शेख रशीद, फवाद चौधरी ने भी पेशरफ्त की तस्दीक कर दी और इमरान खान की ज़ेरे सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ। क्या फैसले हुए, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे और मुतालबात तस्लीम ना होने की कॉल दी जाएगी। कप्तान ने हमारी खबर की तस्दीक कर दी है। और व्यूअर्स, एक होती है सेल्फ फाइनेंस स्कीम, और ये जो सेल्फ एनआरओ जो शुरू किया गया है हुकूमत की तरफ से, 50 मजीद केसेस जो है वो माफ करवा लिए गए। और फिर राना शमीम की हाथ जोड़कर माफी की कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि 48 घंटे 7 रोज डेडलाइन की खबर मैंने आपके साथ शेयर की, और फिर 24 घंटे बाद जो पहली पेशरफ्त हुई उससे भी हमने आपको आगाह किया। और अब 48 घंटे बाद क्या होने जा रहा है, इंशाल्लाह इस पर भी हमारी नजर है और आपको हम जो है इस पर भी अपडेट करते रहेंगे। कोर कमेटी का इजलास हुआ है खान साहब की ज़ेरे सदारत, और 3 घंटे ये जारी रहा, जिसमें ये तमाम बातें और जिस तरह अप्रोच किया गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, उसका भी हाल अहवाल जो है वो खान साहब ने इस कमेटी के अंदर रखा। और ये भी आपको बता दें कि शेख रशीद साहब भी वहां पर मौजूद थे। इजलास में कप्तान ने कायदीन को यह आगाह किया है कि सदर मुमलिकत के जरिए उन्हें पेशरफ्त से आगाह किया गया है। पहली डेडलाइन के मुताबिक कप्तान के भेजे के मुतालबात पर गौर का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया है और ताकतवर हलकों और वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदों के जरिए पैगाम जो है वो सबको मौसूल हो गया है। कप्तान ने यह भी आगाह किया है कि अब मुतालबात को 7 रोज में तस्लीम करने का हतमी ऐलान हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाकायदा सितंबर के किसी भी हफ्ते में जो है वो बाकायदा तहरीक की कॉल दे दी जाएगी और रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ। बनी गाला का इजलास के बाद जो है वो गुफ्तगू में शेख रशीद साहब ने खबरों की हमारी तस्दीक की है और वो ये कहते हैं कि मफाहमत के लिए पेशरफ्त जारी है और सियासी अमल में इस तरह के राब्ते ज़रूरी हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। और कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में फवाद चौधरी साहब ने भी इन राब्तों के हवाले से तस्दीक की है और वही मुतालबे बताए जो मैंने आपको 3 रोज़ पहले ज़राए से बता चुका हूं। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि इलेक्शन के मुतालबे के मंजूरी का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि इसके बगैर हम मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान ने आखिरी ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है, अगर पेशरफ्त नहीं होती तो सितंबर के महीने में ही हतमी कॉल दे दी जाएगी। बनी गाला के इस इजलास से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तस्दीक की कि हुकूमत इमरान खान से उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर बात करने को तैयार है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अवाम की खातिर ज़ाती अना आड़े नहीं आएगी। इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत हमेशा बातचीत के लिए तैयार रही। बतौर अपोजिशन मिसाके मईशत के लिए दावत दी गई, इसके लिए आज भी तैयार हैं। इमरान खान को तो सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान और अवाम की खातिर ज़ाती अना आड़े नहीं आने देंगे और इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये एक मासूमाना अंदाज था जिसमें उन्होंने कहा कि अना के बगैर मुज़ाकरात की बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये
انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کا پریشر تھا جو انہیں اب نظر آ رہا ہے، جس بنیاد کے اوپر یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے سمیت پاکستان کے طاقتور حلقوں کے۔ ویورز، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل رہنماؤں میں سے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز اس پیش رفت کی سخت ترین مخالفت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن نواز شریف سے جب ملاقات کریں گے تو اس پر تفصیلی بات چیت بھی ہو گئی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ طاقتور شخصیت کے نمائندے نے بھی آج صبح عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور جو باتیں کپتان نے صدر مملکت سے نہیں کی وہ اس نمائندے کے ذریعے پہنچا دی گئی، یعنی کچھ اور بھی کہا گیا ہے۔ اور ایسی شخصیت کے حوالے سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب کوئی ملاقات ہوئی ہے تو فواد چودھری صاحب نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ اس کی تردید کی، نہ مانے اور نہ ہی انکار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے بھی رکھی جائیں گی۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال بھی کیا اور میں اس کا جواب دے کر آگے جاؤں گا۔ پاکستان میں یہ جو میرٹ کی بات ہو رہی ہے نا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، یاد رکھیے گا جب آپ نمبر 5 اور نمبر 6 کے اوپر جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب موجود ہیں محترم، اگر آپ انہیں آرمی چیف لگا دیں گے نا تو پچھلے جو 4-5 ہیں نا انہیں ریٹائرمنٹ لینا پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرٹ یہ ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر آپ ملک کا آرمی چیف تعینات کریں، چونکہ گنجائش موجود رہتی ہے مینوورنگ کی، پولیٹیکل مینوورنگ کی، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت وہ صاحب جو کسی زمانے میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بہت قریب رہے، اگر انہیں آرمی چیف لگا دیا گیا تو پھر جو پہلے 4-5 ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی قوم کے لیے بھی۔ اور ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان تمام 4-5 جنرلز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ اس کی کلیریفیکیشن اور یہ جو سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے میرٹ جو ہے، میرٹ سینیورٹی کو بنیاد بنا کر بنایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو خواہش ہوگی پوری کر دی جائے کہ اس کو بنا دیں، اس کو نہ بنایا جائے، جہاں سے پریشر آئے گا۔ اور پھر ماضی میں بھی تو یہی ہوتا رہا نا، ان لوگوں نے اپنی مرضی کے آرمی چیف جو ہیں تعینات کیے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ مرضی کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے ان کا کیا حال کیا یہ پوری قوم کے سامنے۔ اس پروگرام کے شروع میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، سیلف فائنانس اسکیم۔ سیلف فائنانس اسکیم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کالج میں داخلہ لینا ہو تو ایک کوٹا مختص کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اتنا ڈونیشن دے دیں اور لہٰذا آپ کسی بھی بڑے کالج میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حکومت نے اب متعارف کروائی ہے سیلف این آر او اسکیم، یعنی اپنے کیسز خود ہی معاف کروا رہے ہیں۔ قانون بدل دیا اور اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف سیاسی رابطے، اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف امپورٹڈ حکومت جانے سے پہلے اپنے اصل اہداف پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اصل اہداف تھے کہ کرپشن کے کیسز کو ختم کرایا جائے۔ اور ویورز، آج جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں نا کوئی اچھی نہیں ہے، اور نیب قوانین میں اس امپورٹڈ حکومت نے جو آنے کا ان کا بنیادی مقصد تھا ترمیم کے بعد، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ نام آپ دیکھتے جائیں، راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی، یوسف زدہ گیلانی پاکستان کے سابق وزیر اعظم سمیت کرپشن کے 50 بڑے ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دی ہیں، اور کرپشن کے اس جو چیپٹر پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس واپس ہو گیا ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن جو ریفرنسز تھے وہ واپس لے لیے گئے۔ راجہ پرویز جو اشرف صاحب تھے نا، انہیں راجہ رینٹل بھی اس لیے کہا جاتا تھا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم یوسف زدہ گیلانی کے خلاف ایس ایف اینڈ فنڈ میں کرپشن کا ریفرنس واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر سلیم مانڈی والا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف جو ہے وہ لوک ورثہ میں مبینہ خرد برد کا ریفرنس بھی جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ جب انہیں موقع ملتا ہے نا یہی کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ریفرنسز تھے جنہیں واپس بھیج دیا گیا۔ خان صاحب نے 1100 ارب روپے کی ہمیشہ یہ بات کی، کرپشن کا پیسہ تھا، عوام کا پیسہ تھا جو لوٹا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ، بینکوں میں ٹیٹیز لگتی ہیں، باہر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا، کرپشن کا پیسہ بنانے کا۔ یہ اس نیب ترمیمی بل کے ثمرات ہیں ویورز، نتائج ہیں، جس کے حوالے سے خان صاحب نے ہمیشہ کہا عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، گھر بھیجا گیا، قومی اسمبلی میں یہ بل منظور کروائے گئے، اور اسی لیے اس حکومت نے اقتدار میں آنا پسند کیا کہ پہلے اپنے کیسز تو ہم کم از کم معاف کروائیں گے نا، پاکستان کی حکومت ملے گی، عوام جو ہے وہ بھاڑ میں جائے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے
जो इस पर रद्द-ए-अमल दिया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। बाज़ लोगों ने इसे NRO-2 कहा। मनपसंद एहतसाब की बंदर बांट के नताइज आना शुरू हो गए। साजिश के तहत इक़्तिदार हासिल करके मुकदमात ख़त्म करने का मिशन जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया। आगाज़ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया सब कुछ। अवाम दो वक्त की रोटी को तरस रही है। PDM टोला पतली गली से निकल रहा है। शरीफ बरादरान, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडेवाला और दीगर को क्लीन चिट मिल गई और फिर खजाने को दीमक की तरह ये चाट गए, ख़त्म हो गया। और अब PDM जो है जिस कानून के तहत आई थी, अब उसी कानून को, उसी पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके ये अवाम की अदालत में जाएगी और कहेगी कि देखें जनाब, हमने मुश्किल फैसले किए, सियासत को कुर्बान कर दिया, लेकिन रियासत को जो है बचा लिया। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि एक तीसरी खबर भी है और राना शमीम साहब ने अपना एक नया जो माफ़ीनामा है वो दाखिल करवा दिया है, जिसमें उन्होंने पुराने बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए हैं। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया गैर मशरूत माफ़ीनामा दाखिल कराया, जिसमें कहा गया कि अपने गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने अपने माफ़ीनामे में यह भी लिखा कि बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। अपनी संगीन गलती पर माफ़ी का तलबगार हूं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने यह भी कहा कि 10 नवंबर 2021 के बयान हल्फी में जज का नाम गलत फहमी की वजह से शामिल हुआ। मैं अपने बयान हल्फी के मतन को वापस लेता हूं। और व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए, इससे पहले एक बयान हल्फी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की जीनत बना, अखबारात की जीनत बना, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने क्या किरदार अदा किया, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने क्या कहा फ़ोन के ऊपर, और बाकायदा एक कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म लेती है। आपको उस वक्त याद होगा कि बहुत सारे ऐसे बयानात आए जिसमें साकिब निसार की ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आती है। अमेरिका से उसका फोरेंसिक भी करवाया गया और फिर वक्त ने यह भी साबित किया कि किस तरह कट और एडिट करके मुख्तलिफ जो साउंड बाइट्स थी उनको जोड़कर साकिब निसार की एक ऑडियो तैयार की गई। और फिर हमने ये भी देखा कि इस ऑडियो की हकीकत भी जब फोरेंसिक करवाया गया तो मालूम हुआ कि ये एक फैब्रिकेटेड ऑडियो थी, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आज पाकिस्तान के जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं और मीडिया के दोस्त हैं उनसे मुझे गिला है, किसी ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। ये मसला मेरी उस खबर का नहीं था, बल्कि उस खबर से जुड़े हुए अहम जो इंकशाफात थे और जो तरीका वारदात था उसको हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी था। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जनाब ये साजिश कहाँ पर तैयार हुई, बुनियादी मकसद क्या था। पाकिस्तान में अदालत के एक जज को, एक बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाना और कंट्रोवर्शियल बनाकर आप अदालतों पर एक प्रेशर बिल्टअप करेंगे, पाकिस्तान की अदालतों को मैलाइन किया जाएगा। ये तो हुकूमत बदल गई, रजीम चेंज के तरीक़ाकार जिस तरह मुल्क के अंदर आए और फिर इसने अपने साम्राज्य इकट्ठे करना शुरू कर दिए इस हुकूमत ने। अगर व्यूअर्स ये ना होता तो हमने देखा कि धोखा देकर राना शमीम साहब ने एक बयान हल्फी जमा करवाया और आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने गलती से, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी शख्स का नाम जो है वो बयान हल्फी दें और गलती से जमा करवा दें। अब फिर इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, चार्ल्स गदरी साहब कि जिनकी ऑडियो और जो शवाहिद मेरे पास अभी भी मौजूद हैं, ऐसे शवाहिद जो मैंने टेलीविजन चैनल्स पर नहीं चलाए, उन्हें रिलीज़ नहीं किया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं रिलीज़ भी कर दूंगा। उसमें इन्होंने हल्फ दिया कि जनाब मैं हूँ और जो कुछ मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है, यानी वो हल्फ भी गलत हो गया। तो ये बड़े सीरियस मैटर्स थे और राना शमीम साहब को सज़ा होनी चाहिए, इसीलिए चूंकि जो किरदार हैं, बल्कि सज़ा के साथ साथ उन किरदारों को भी सामने आना चाहिए कि ये बयान हल्फी के बेनिफिशरीज कौन थे और ये बयान हल्फी क्यों दिया गया। जो तरीका वारदात थी, तरीका कार था मरीम नवाज और उनके लोगों को और बाकी लोगों को जो उसमें केस में शामिल हैं रिलीफ दिया पहुंचाने के लिए, ये हकीकत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टेकअप करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि बयान हल्फी तो आ गया, लेकिन किसके कहने पर दिया, किसके दबाव में आकर दिया, कैसे रिलीज हुआ। ये बहुत ही संजीदा सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके अंदर देखना चाहिए और जो इस पूरी साजिश के अंदर जो किरदार थे, सिर्फ राना शमीम साहब नहीं थे, दीगर किरदार भी जो थे उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।